हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 2023 के लेटेस्ट घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, घटना चक्र की यह सीरीज बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। आपको इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हम कवर कर चुके हैं आपका भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुका है। साइंस में आपका फिजिक्स यहाँ पर कवर हो चुका है। बाकी की क्लासेस भी आपकी जल्द ही आने वाली हैं और आज की क्लास में हम कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर सर्च करना है @PCS Mind। यहाँ पर आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए। देखिए, ए है आपका, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, क्वेश्चन आपका यह था कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान क्यों लागू किया गया था? क्योंकि यह दिन हमारे इतिहास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। कांग्रेस ने इस तिथि को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए यह दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में शामिल है, सही आंसर है आपका ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। तो 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे। अभी तो आपके 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं संविधान में और टोटल हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं अभी के टाइम में, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात कै, ख, गै आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो शुरू में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर वर्तमान में 12 हो गई है। तो इनको आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो हमारे संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं वर्तमान में। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ आपका संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दिया गया है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित विषय को यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं और संवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं। देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा, तो आपको इसको इसी प्रकार से मैच करना है। देखिए, पहला का सही आंसर है आपका ए,
संघीय सूची में आपके 97 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 1 को ए से मिलाएंगे। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। राज्य सूची के अंदर आपके टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं या 66 विषय हैं। थर्ड है आपका, थर्ड बी से मिलेगा। संवर्ती सूची के अंदर 47 आपके सब्जेक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए संघीय सूची में 97 सब्जेक्ट्स थे, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो वर्तमान में 98 हो चुके हैं। राज्य सूची में आपके 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। संवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में 52 सब्जेक्ट इसमें हो चुके हैं। तो आपको इन लेटेस्ट डेटा को भी यहाँ पर याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए निम्न शब्दों पर विचार करें, सबसे पहला शब्द आएगा आपका सी, सार्वभौमिक, देन समाजवादी, देन आपका धर्मनिरपेक्ष, देन आपका प्रजातांत्रिक। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो इसको आपको याद रखना है। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पर आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो आपको यहाँ पर इन तीनों शब्दों को याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कब इनको भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सेवंथ क्वेश्चन है आपके सामने, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर है ए, साधारण बहुमत। तो नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। देखिए नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, जब भी नए राज्य का निर्माण करना होता है उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। आर्टिकल 368 के तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो आपको बताना है ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, गैर नागरिकों इट मीन्स कि विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए है, 1 और 3। देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है, और तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जबकि कानून के समक्ष समता और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों इट मीन्स कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? सही आंसर है आपका ए, 1 अप्रैल 2010 को। आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका विवादित है। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही आंसर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पर आपका सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों ही मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, ये आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर है आपका बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, 1 और 2। देखिए, तो यहाँ पर कौन सा भाग 4 DPSP से संबंधित है? तो सबसे पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका प्रावधान DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। और दूसरा है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता भी आपकी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर DPSP के बारे में देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(घ) में समान कार्य के लिए समान वेतन, जबकि अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान में कहाँ है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 44 DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व में। जबकि अनुच्छेद 50 क्या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? सही आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क्या में अनुच्छेद 51 क्या के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसको आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सही आंसर है ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53(1) में ऐसा प्रावधान है। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही आंसर है बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा। इसके लिए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 का भी प्रावधान किया गया है।
16वां क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो सही आंसर है सी 12वां। देखिए 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र की 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। देखिए व्यक्ति के रूप में इन्होंने 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जबकि कार्यकाल के अनुसार 14वां कार्यकाल था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। और अभी आपको पता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही आंसर है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। 18 क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक था? सही आंसर है सी 12वां। तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां क्रमांक है। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी, अटॉर्नी जनरल। देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पद मुक्त करने का अधिकार होता है। 21वां क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। सही आंसर है आपका सी, महान्यायवादी। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो सही आंसर है बी, 2 माह। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है बिना बताए। 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा में होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका सी, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। 24वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, सही आंसर है डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। देखिए अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 25वां क्वेश्चन है आपका, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ए, राज्यसभा। देखिए
राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 26वां क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। 27 क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर है बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये आपका एक गलत कथन है और यहाँ पर आपको जो कथन सही नहीं है उसको ही चूज करना था। बाकी सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान रखना। देखिए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन था आपका कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत सिर्फ लोकसभा में होती है, ना कि राज्यसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये कथन भी आपका यहाँ पर सही है। देखिए, डी कथन है आपका, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये कथन भी आपका सही है। देखिए, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) के अनुसार राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होता है। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन होती है। 28 क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो सही आंसर है ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक आपका केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 29 क्वेश्चन है, लेखा अनुदान बना है? सही आंसर है सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो लेखा अनुदान किस लिए बना है? बजट पारित करते समय जब लंबा टाइम हो जाता है तो उस टाइम पर निधि, इट मीन्स कि पैसे को आवंटन करने हेतु लेखा अनुदान बना होता है। देखिए, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 के तहत, देखिए, अनुच्छेद 116 क्या के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फ्रेंड्स, 30वां क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? सही आंसर है बी, लोकसभा के स्पीकर को। तो इसको आपको याद रखना है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसको आपको याद रखना है। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा 1967 से 68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 31 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर सही, जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, सही आंसर यहाँ पर सी है, तो सी कथन आपका सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए,
पहला कथन था सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये कथन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये कथन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये कथन भी आपका सही है। देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जबकि फ्रेंड्स सी ऑप्शन में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल की अपील को भी सुन सकता है। 32 क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? सही आंसर है बी, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपका राज्यपाल होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 33 क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। सही आंसर है ए, राष्ट्रपति को। इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217(1) कैस के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। 34 क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। सही आंसर है सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो भारत में मोबाइल कोर्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। देखिए, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। 35 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सही आंसर है ए, आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको अच्छे से देखना है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 देखिए, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। किसका? आर्टिकल 352 का। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के आर्टिकल 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355। तो अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। देन आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है।
36 क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सही आंसर है सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया था। 37 क्वेश्चन है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सही आंसर है सी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 38 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में माननीय सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, 18। देखिए 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। तो आपको याद रखना है टोटल संख्या कितनी है, 22 है। पहले कितनी थी, पहले 18 थी, लेकिन संशोधन के बाद 22 हो गई है। 39 क्वेश्चन है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। सही आंसर है ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। देखिए वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही आंसर है सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। देखिए केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार अथवा उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। 41 क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सही आंसर है सी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। 42 क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। सही आंसर है बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी। इसको आपको याद रखना है। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता कमेटी ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। 43 क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। सही आंसर है बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। देखिए 44 क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। सही आंसर है डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। 45 क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। सही आंसर है बी, 1206। देखिए 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है।
46 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सही आंसर है ए, जर्मनी। तो जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। 47 क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। सही आंसर है डी नहीं, बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनिसन ने की थी। 1961 में पीटर बेनिसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में दी फॉरगोटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है और इसका मुख्यालय लंदन में है। 48 क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो सही आंसर है सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। 49 क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है?